नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। भोजपुर से शादी में हर्ष फायरिंग का एक और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में शादी में डांस प्रोग्राम के दौरान एक डांसर और एक छोटा सा बच्चा हथियार लहराते हुए दिख रहे हैं। पहले डांसर के हाथ में पिस्टल दिखता है और फिर बच्चे के हाथ में पिस्टल दिखता है। बच्चा पिस्टल डांसर की तरफ तानता है जिसमें नोट लगा होता है और डांसर मुंह से वो नोट खींचती है। खतरनाक होने के साथ साथ ये वीडियो शर्मनाक भी है। सवाल है कि आखिर कोई मां और बाप अपने बच्चों को इतने जोखिम और इस हाल में कैसे डाल सकते हैं। हैरानी की बात यह भी है कि यह उसी भोजपुर जिले की घटना है जहां के चरपोखरी इलाके के काउक गांव में शुक्रवार को हर्ष फायरिंग हुई जिसमें 2 बच्चे घायल हो गए। और यह वीडियो आरा के कुदरिया गांव का बताया जा रहा है जहां बड़की सिंही गांव से बारात आई थी। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, मगर वीडियो में जो कुछ भी दिख रहा है वो बेहद हैरान करने वाला है। और अब देखिए कि भोजपुर के चरपोखरी के काउक गांव में क्या हुआ था। कल देर रात शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग हुई जिसमें 2 बच्चों को गोली लगी है। गोली लगने के बाद मौके पर भगदड़ मच गई और लोगों ने फायरिंग कर भाग रहे युवक को पकड़ लिया। इसी दौरान आरोपी युवक ने हथियार के बट से एक युवक के सिर पर हमला कर दिया और उसे जख्मी भी कर दिया। आक्रोशित लोगों ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई की और उसे बंधक बना लिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को ग्रामीणों की गिरफ्त से आजाद करवाया और उसे गिरफ्तार कर चरपोखरी पीएचसी में इलाज करा रही है। पुलिस ने आरोपी युवक से हथियार भी जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जहां कोइलवर के ज्ञानपुर में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, वहीं अब यह तस्वीर आई और उसके बाद इससे पहले भोजपुर की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वो वाकई ये सभी की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। गुरुवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक पार्सल में ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट छोटा था लेकिन उसकी गूंज बड़ी सुनाई दे रही है। उस छोटे धमाके के तार गहरे दिखाई दे रहे हैं। मामला कितना गंभीर है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे मामले की जांच एटीएस कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि छोटे पार्सल को ड्राई रन के तौर पर भेजा गया था। दरभंगा में हुए ब्लास्ट के तकरीबन 2 दिन बीत चुके हैं। एटीएस की टीम पूरे मामले को खंगाल रही है, लेकिन ये पूरा मामला सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। अब तक की जांच में जो सबसे बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये कि दरभंगा ब्लास्ट का कनेक्शन बंजारा हिल्स से जुड़ता दिख रहा है। पार्सल में बंद कपड़े बंजारा हिल्स की एक दुकान से खरीदे गए थे। सैफ कलेक्शन से खरीदे गए थे। पार्सल में भेजे जाने वाले कपड़े, उसी कपड़े के बंडल में केमिकल की शीशी मिली थी जिसमें ब्लास्ट हुआ था। सारे बिंदुओं पर जांच की जा रही है और ये सामने आ रहा है कि हैदराबाद के जो बंजारा वहाँ पे जो जगह है वहाँ से कपड़ा सेफ कलेक्शन के नाम से दुकान है, वहीं पर जो है उस कपड़े की खरीदारी हुई थी और उसको यहाँ लाया गया था। लेकिन जो सुफियान नाम का जो व्यक्ति था वो कौन था, इसकी तलाश में एटीएस लगी हुई है। और जो दरभंगा मॉड्यूल है उसको लेके एक बार जो है देख चुके हैं कि यहाँ किस तरह जो है एक मॉड्यूल खड़ा किया गया था यासीन भटकल की तरह, जो यहाँ पे मॉड्यूल खड़ा किया था। उसके बाद से ही यहाँ आतंकियों का गढ़ माना जाने लगा था, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया था। फिर से ये अब एटीएस मान के चलिए कि क्या ये ट्रायल रन है। दरअसल गुरुवार को सिकंदराबाद से दरभंगा पहुंची स्पेशल ट्रेन से एक कपड़े का पार्सल उतारा गया था और जैसे ही पार्सल को 2 नंबर प्लेटफॉर्म से 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर लाया गया, उसमें एक धमाका हो गया। धमाका हल्का होने के कारण कोई जान माल की क्षति तो नहीं हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है
कि जो पार्सल दरभंगा के मोहम्मद सुफियान के नाम से था, उस मोहम्मद सुफियान का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। पार्सल पर दिया गया फोन नंबर भी गलत है। तो सवाल उठता है कि क्या ये सब कुछ एक ट्रायल के तौर पर किया जा रहा था? जाहिर है कई ऐसे सवाल हैं जो अभी तक फिजाओं में तैर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। बिहार में पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों के लिए बड़ी खबर है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने निर्वाचन आयोग से अपील की है कि कोरोना का वैक्सीन नहीं लेने वाले लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाए। सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार ये चाहती है कि जिन लोगों को पंचायत चुनाव लड़ना है वे पहले कोरोना का टीका लें और दूसरों को भी टीका लेने के लिए प्रेरित करें, तभी वे चुनाव लड़ने के योग्य घोषित हों। तो आग्रह भी करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग से कि एक दिशा निर्देश जारी करें कि जो लोग चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो मुखिया हो, जिला परिषद हो या पंचायत समिति हो, वार्ड मेंबर हो, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन का काम अपने नहीं किया हो उसको तो चुनाव लड़ने लायक ही नहीं समझिए। क्योंकि जो आदमी एक तरह से आपदा के एक्ट के तहत जिस तरह कोरोना को बढ़ाने का काम करेगा, तो वैसे लोगों पे कार्रवाई होनी। आग्रह करेंगे आपके चैनल के भी माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से, कि बिहार के जितने पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं सभी लोग कोरोना की इस महामारी में लड़ाई में सहयोग बरते और वैक्सीनेट करने के लिए सबसे पहले अपना वैक्सीन लेने का काम करें। बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं के छात्रों के पास होने को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जो छात्र मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में फेल हो गए हैं उन्हें ग्रेस मार्क्स देकर पास किया गया है, जिससे करीब 2 लाख छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। 2 विषयों में फेल छात्रों को 8 मार्क्स का ग्रेस देकर पास किया जाएगा, जिससे छात्रों का साल बर्बाद नहीं होगा। ने अनुत्तीर्णता को 2 विषयों तक सीमित रखा है। जो छात्र 2 विषय तक फेल किए हैं और उसमें भी मार्क्स में 8 मार्क्स के सीमा तक अगर उनको कमी है या उतने ही मार्क्स से फेल किए हैं तो उतना तक हम लोगों ने ग्रेस देने का फैसला किया है। और आपने देखा होगा, हम लोगों ने तो कल ही बताया है कि इसी से लगभग 2 लाख से भी अधिक छात्र हमारे इंटर में पास कर जा रहे हैं मैट्रिक। नीतीश कुमार का संकल्प और खासकर महिलाओं के लिए सोच उनकी योजनाएं बयां करती हैं। इस बार महिलाओं के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग में 35% आरक्षण नीतीश कुमार की महिला सशक्तिकरण वाली सोच को और भी बल देता है। चिट्ठी आई है, खुशखबरी लाई है, तबादले और पोस्टिंग में महिलाएं छाई हैं। अगले महीने आपके थाने में अगर महिला थानेदार मिले तो चौंकिएगा मत। यह बदलाव सिर्फ थानेदार के तौर पर ही नहीं बल्कि एसडीओ, बीडीओ और सीओ समेत एसडीएम के पद पर दिख सकता है। और यह हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस आदेश से जिसके तहत प्रदेश सरकार अब क्षेत्रीय स्तर की पोस्टिंग में 35% आरक्षण देने जा रही है। अब सवाल है कि बिहार सरकार ऐसा क्यों कर रही है? चलिए पहले ये समझिए। महिलाओं को सशक्त करने का फैसला 7 निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा है, जिसका मकसद स्थानीय प्रशासन में महिलाओं को पर्याप्त स्थान दिया जाना है। यह फैसला बीडीओ, सीओ, एसडीएम और थानेदार जैसे पदों पर लागू होगा, जिसके तहत ट्रांसफर पोस्टिंग में महिलाओं को 35% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब तक महिलाओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित विभागों से जवाब मांगा गया है। 1 जुलाई को 7 निश्चय पार्ट 2 की समीक्षा के लिए फिर बैठक होगी और उस बैठक में महिलाओं के प्रतिनिधित्व मिलने को लेकर समीक्षा होगी। यह पहला मौका नहीं है जब नीतीश सरकार ने महिलाओं को सौगात दी है। इससे पहले भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नीतीश सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। मसलन पंचायतों में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित है।
बिहार सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलता है। 12वीं पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपए देने का ऐलान किया जा चुका है। स्नातक पास लड़कियों को 50,000 रुपए देने का फैसला हो चुका है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का शुभारंभ हो चुका है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन में आरक्षण दिया जा रहा है। बिहार में खुलने वाले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में महिलाओं को आरक्षण दिया जाना है। नीतीश कुमार के आदेश के बाद सरकार ने सभी संबंधित विभागों को पत्र जारी किया है। विभागों से सूची मांगी जा रही है कि इन पदों पर फिलहाल कितनी महिलाओं की पोस्टिंग की गई। मतलब साफ है कि नीतीश सरकार ने ठान लिया है कि सशक्त महिलाओं के जरिए ही बिहार को सशक्त बनाया जाएगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। एलजेपी में जारी विवाद के बीच पशुपति पारस ने पार्टी की सभी कमेटियों, इकाइयों और प्रकोष्ठों को भंग कर दिया है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से इस फैसले का ऐलान करते हुए पारस ने 8 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी घोषणा की। नई कार्यकारिणी में महबूब अली कैसर, वीणा देवी और सुनीता शर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सांसद चंदन सिंह और प्रिंस राज को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। संजय सराफ को राष्ट्रीय महासचिव के साथ पार्टी का राष्ट्रीय बनाया गया है और पशुपति पारस ने कहा कि जल्द ही बाकी कमेटियों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। दूसरे बैठक में जाने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी का सदस्य नहीं माना जाएगा। पुरानी कमेटी थी, लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय हो या प्रदेश कमेटी हो या जितना भी प्रकोष्ठ है, सभी को आज के तारीख में सभी कमेटी प्रकोष्ठ को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। अब तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग हो गया। हाँ, नियमतः देखिए, जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो गया हूँ, वो विरोध हुआ हूँ, किसी का विरोध नहीं हुआ। इसका मतलब कि दल में कोई विरोध नहीं है। फिर भी अब अगली जो जिसके द्वारा भी जो बैठकें बुलाई जाएगी वो संवैधानिक नहीं होगा, वो असंवैधानिक होगा। वो इसका मतलब कि जो लोग उस बैठक में रहेंगे, इसका मतलब है कि वो पार्टी के सदस्य नहीं माने जाएंगे। अरवल में सोन नदी में बालू लोड करने के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नदी का जल स्तर अचानक बढ़ने लगा और इसके पहले कि मजदूर और ड्राइवर कुछ समझ पाते, 5 ट्रैक्टर नदी में समा गए और 4 दर्जन से अधिक गाड़ियां तेज धार की वजह से नदी में ही फंस गईं। घटना कलेर प्रखंड के सोसा सोन नदी की है, जहां बालू लोड करने के लिए बड़ी संख्या में गाड़ियां नदी में गई थी और अचानक पानी की तेज धार से बालू निकालने के लिए बनाया गया डायवर्जन कट गया, जिसके कारण बड़ी संख्या में ट्रक और ट्रैक्टर के साथ कई ड्राइवर्स भी फंस गए। फंसे लोगों की अपील के बाद प्रशासन की ओर से कोई राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं किया जा सका था। वहीं तेज बहाव में ही कुछ गाड़ियों को निकालने की कोशिश की गई और इसी चक्कर में 5 ट्रैक्टर नदी में समा गए। अभी ऊपर लभी सब 30-35 गाड़ी फंसे हुए। कितना ट्रैक्टर और कितना ट्रक होगा? ट्रक 8-10 होगा, 30-35 गाड़ी है ट्रैक्टर। हाँ, आपकी गाड़ी फंसी है? आप मेरी गाड़ी यहाँ ये थी बनने के नीचे गिर के डूब गया। अच्छा, डूब गई गाड़ी? हाँ। पता नहीं चला आप लोगों को कैसे हुआ ये? पता नहीं चला, एक बाई बांध टूट गया, सब गाड़ी निकल रहा था। हाँ। बस सब खाली गाड़ी भागने लगा था, ये भी बांधा टूट के बैठ गया। गाड़ियाँ डूबी हुई है। हाँ। और ड्राइवर को किसी तरह से जान बचाकर निकाला गया है। हाँ। कब कैसे घटना हुआ ये? आप लोग को पहले पता नहीं चला? हम लोग का अचानक सुबह पता नहीं चला, अचानक देखे कि हम लोग उधर से पानी का बहाव बहुत तेज तरह से आंधी की तरह से बह रहा है। उसी दरमियान में गाड़ी वाला सभी गाड़ी ड्राइवर अपना अपना गाड़ी निकालने के चक्कर में ये बांध भी टूट गया। उसी में ड्राइवर मतलब जो भी है ड्राइवर निकल गया, जान बचा के उसको निकाला गया और गाड़ी इसमें 5 गाड़ियां डूबी हुई है। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई गांवों में पानी घुसा है तो सड़कें भी पानी में डूबी हुई हैं, जिससे लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। छपरा में बीते 7 दिनों से लगातार बारिश
और वाल्मीकि नगर बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से गंडक नदी उफान पर है, जिसके कारण सारण बांध के निचले इलाकों में बसे 161 गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग पलायन को मजबूर हैं। सारण बांध के निचले इलाकों में सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल के ताराबाड़ी गांव के लोग भी कटाव से दहशत में हैं। बायसी अनुमंडल में महानंदा, कनकई, परमान, दास और बकरा नदियां हर साल तबाही मचाती हैं। अगर इस बार भी काम नहीं हुआ तो गांव के सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र भी नदी में विलीन हो जाएंगे। अब सैलाब का टाइम आने ही वाला है, काफ़ी कटान होता है यहाँ पर। गुज़िश्ता साल तकरीबन यहाँ से 50 घर की आबादी थी और सारा घर कट गया। लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं, कोई रोड पर जाके है, कोई रोड के किनारे पर है, जगह भी नहीं मिली है। बहुत बेहाली है, बदहाली है यहाँ पर। हम लोग ये इंतजार में हैं कि चलो प्रशासन आएगा तो कुछ हम लोग का राहत वगैरह होगा, लेकिन अब तक कुछ किसी के किस्म का कोई मतलब ये नहीं हुआ है। अब हम लोग को डर है कि पानी बढ़ेगा तो नदी कटाव होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। इधर से ये हम लोग का रास्ता बंद हो रहा है, इधर से भी हम लोग का नदी वो सड़क कटाव का वो भी बंद हो रहा है। हम लोग बिल्कुल टापू में फंसे हुए हैं। ये तस्वीर बगहा के नौरंगिया दरदरी पंचायत के पचफेड़वा गांव की है, जहां पहाड़ी नदी मनोर में कटाव हो रहा है। अपने गांव और खेत को बचाने के लिए लोग श्रमदान से बांध के निर्माण में जुटे हैं। गोपालगंज में भी गंडक नदी में अचानक आए उफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। माझागढ़ प्रखंड के नुमुइया में 6 नाव पर सवार होकर बाराती पहुंचे। हमारा बेटा के शादी बैठे यहाँ कन्हई जादव की यहाँ गौसिया निमुइया। तो अब बाढ़ आ गई बा, तो बाढ़ में तो केहू चलिए जाना बा वहाँ। तो कैसे जाइएगा आप लोग? नाव से हम लोग किसी तरह जाएंगे। नालंदा के बिहार शरीफ अनुमंडल के बिंद ब्लॉक में जिरायन नदी उफान पर है, जिसके कारण ब्लॉक के कई गांवों में सैकड़ों एकड़ खेतों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। खेतों में धान के बिचड़े डूब चुके हैं, जिससे किसान परेशान है। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार, पूर्णिया से कुमार प्रवीण, बगहा से मुन्ना राज और गोपालगंज से मुकेश कुमार के साथ नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और इस वक्त दरभंगा से एक बड़ी खबर आ रही है। अस्पताल में एक्सपायरी दवा दी गई है। कोर्ट परिसर में बना है सरकारी अस्पताल, जहां पर एक्सपायर दवाइयां दी गई हैं। दीपक कुमार ने जब्त की है दवा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव हैं दीपक कुमार, और दीपक कुमार ने सिविल सर्जन को इस बात की जानकारी दी है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने दवा की आपूर्ति की है और दवा देने वाले स्वास्थ्य कर्मी पर कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई है। कोर्ट परिसर के पदाधिकारियों, कर्मचारी और अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए यह अस्पताल है। विधिक सेवा प्राधिकार के बिल्डिंग में यह अस्पताल बनाया गया है। 21,000 का एक आम और 2,70,000 रुपए किलो आम। जी हां, पूर्णिया में पूर्व विधायक दिवंगत अजीत सरकार के घर के बाहर आम का यह अनोखा पेड़ लगा है। लाल रंग के इस आम का जापानी नाम है तायो नो तमागो, जिसको भारत में मियाजाकी आम के नाम से भी जाना जाता है। आम के पेड़ की देखभाल के लिए केयर टेकर भी रखा गया है। साथ ही सीसीटीवी से इसकी निगरानी भी की जाती है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। तो यह आम बेहद खास है, और खास क्यों है हमारे सहयोगी बताएंगे, लेकिन आपको बता दें ये आम 21,000 रुपए का एक आम है। 2,70,000 रुपए किलो का ये आम है, और मियाजाकी आम से इस नाम को जाना जाता है। इस आम को काफी शुभ माना जाता है, और इस आम की देखरेख के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। काफी हद तक इस आम की निगरानी की जाती है। सूर्य की रोशनी पड़ने से यह आम लाल हो जाता है, और स्वाद की अगर बात करें तो काफी स्वादिष्ट होता है यह आम। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।